जय हिंद दोस्तों। तो हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक में फ़िल्टर की बात कर रहे थे हम इससे पहले की क्लास में। जो उर्मिका घटक होता है, रिपल फैक्टर होता है, तो रिपल फैक्टर की मान को कम करने के लिए हम फ़िल्टर के यूज़ किए थे। चूँकि रेक्टिफायर में एसी को हम डीसी में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करते समय एसी का जो कुछ मान है वह डीसी के साथ सम्मिलित हो जाते हैं, आउटपुट में मिक्स हो जाते हैं। तो उसको हम रिपल फैक्टर बोले थे, रिपल आ जाते हैं, उर्मिका आ जाते हैं। तो उस उर्मिका को कम करने के लिए हम फ़िल्टर का यूज किए थे, छनित्र का यूज किए थे। तो छनित्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो वहाँ पास छनित्र कितने प्रकार से होते हैं इसकी चर्चा करेंगे हम, और कुछ नया चीज़ पढ़ेंगे जो अन्य डायोड होते हैं। तो जैसे जेनर डायोड हो गया, टनल डायोड हो गया, तो इन डायोड के बारे में हम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो पहले हम फ़िल्टर की बात कर रहे थे, तो फ़िल्टर को कंप्लीट कर लेते हैं कि फ़िल्टर यहाँ पास कैसे कार्य करते हैं। तो फ़िल्टर जो होते हैं तो चार प्रकार से हम देखे थे। तो पहला श्रेणी परिपथ छनित्र, जो दूसरा होता है तो संट संधारित छनित्र, और जो तीसरा होता है चोक इंडक्टर जिसको हम बोलेंगे छनित्र, और जो चौथा होता है पाई छनित्र, पाई फ़िल्टर। तो ये चार प्रकार से हम फ़िल्टर को देखे थे। तो इसमें कैसे इसकी प्रोसेस होती है कि यह सप्लाई को, जो डीसी सप्लाई के साथ एसी आ गई है तो उस एसी के मान को वह समाप्त कर देता है। तो उसको हम बेसिक से समझेंगे। थोड़ा सा हम इससे पहले चर्चा कर लिए थे जो श्रेणी परिपथ होता है, तो श्रेणी परिपथ के बारे में हम चर्चा किए थे। उसको फिर से रिपीट करते हैं एक बार और बेहतरीन तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पास हम पढ़ेंगे फ़िल्टर। तो फ़िल्टर में हम यूज़ किए थे एक श्रेणी चोक जो इंडक्टर है, और संट में संधारित्र के यूज़ किए थे। तो चोक जो होता है तो इस प्रकार से हो जाता है हमारा, कोई एक कॉइल को ले लिए तो ये हो गया हमारा चोक, जिसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पास प्रेरक। तो यह प्रेरक हो गया, इंडक्टर हो गया। अब इस इंडक्टर का होता है प्रेरकी प्रतिघात। तो इस इंडक्टर का क्या होगा, प्रेरकी प्रतिघात होगा। चूँकि यह एक प्रेरक है तो इसका होगा प्रेरकीय प्रतिघात। तो इसका होता है प्रेरकी प्रतिघात, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है। तो यहाँ इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होगा तो उसको हम दर्शाते किससे हैं, XL से दर्शाते हैं, और इसकी जो यूनिट होती है वह ओम होती है। चूँकि यह एक प्रतिरोध का ही भाई होता है, प्रतिरोध जैसे ही यह धारा के मान को रुकावट का कार्य करता है, तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी ओम। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो इसमें हम देखेंगे दो प्रकार की सप्लाई हमारे पास एसी होगी और डीसी। चूँकि जो आउटपुट में निकल के आ रही रिपल फैक्टर में उसमें कुछ एसी हैं और कुछ डीसी हैं। तो उसमें से एसी के जो एलिमेंट हैं उसको हमको हटाना होगा और डीसी को ही हमको प्राप्त करना होगा पूर्ण रूप से। तो उसी के लिए हम यहाँ पास यूज किए हैं जो प्रेरक है। तो प्रेरक को हम देखेंगे कि यहाँ पास इसका जो फार्मूला होता है, तो प्रेरक में XL बराबर होता है 2πfL होता है। क्या होता है, 2πfL होता है। इसको आप बेसिक थ्योरी में हम बताए हैं, वहाँ पास आप देखे होंगे, वहाँ पास आपको समझ में आया होगा। तो ये होता है प्रेरकी प्रतिघात का फार्मूला। अब आते हैं कि यह डीसी सप्लाई में कैसे कार्य करता है, जो चोक है तो वह कैसे इसका संबंध होता है डीसी सप्लाई में। तो डीसी सप्लाई में हम इसको देखेंगे, डीसी सप्लाई में। तो डीसी सप्लाई में भाई कैसे कार्य करेगा चोक, तो चोक जो होगा तो यहाँ पास डीसी सप्लाई में जो आवृत्ति होती है, क्या होती है, आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो क्या होती है, तो फ्रीक्वेंसी डीसी सप्लाई में 0 होती है। तो फ्रीक्वेंसी जब 0 हो जाएगी तो फिर यह XL जो है प्रेरक जो है तो वो कैसे कार्य करेगा, 2πfL यहाँ पास हम रखते हैं, 2πfL रखते हैं यहाँ पास। तो यहाँ इसका मान क्या होता है, 2πfL होता है, FL होता है। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पास है 0। तो आप बताएं कि फ्रीक्वेंसी जब यहाँ पास हम रख देंगे 0 फ्रीक्वेंसी का मान, तो इन
के साथ ये क्या करेगा, इनको भी क्या कर देगा, ये एक्स एल बराबर पूरे को जीरो कर देगा। तो जिस परिपथ में एक्स एल का मान जीरो होता है, जिस परिपथ में प्रतिरोध का मान जीरो होगा, वहाँ पास धारा प्रवाहित होगी, वहाँ पास धारा प्रवाहित होगी। तो फिर ऐसा कौन से परिपथ में एक्स एल का मान जीरो होता है, तो वह शॉर्ट सर्किट जहाँ होता है, जहाँ शॉर्ट सर्किट होगा तो उस परिपथ में एक्स एल का मान जीरो होता है। तो आप जैसे देखे होंगे, इससे पहले बताया कि यहाँ पास हमारा कोई क्या हो गया, एक बल्ब हो गया, एक बल्ब हो गया, इसको हमने डीसी बैटरी से संयोजित कर दिया। तो डीसी बैटरी से इसको हमने संयोजित कर दिया और यहाँ पास एक लगा दिया, क्या, स्विच को लगा दिया, एक स्विच को लगा दिया। तो इसमें हमने किया सप्लाई दिया, यहाँ हमने वोल्टेज दिया, यहाँ से क्या हुई, धारा प्रवाहित हुई। कब, जब यह स्विच हमने ओपन कर दिया तो ये बल्ब क्या हुआ, जलने लगा। यदि इस बल्ब को जल रहा तो यहाँ का क्या, जो धारा का मान है, तो वो क्या है, धारा का मान यहाँ पास प्रतिरोध के कारण थोड़ा धारा जो प्रवाहित होगी तो अपेक्षाकृत कम होगी। जिस स्थिति में अभी धारा प्रवाहित हो रही है तो उससे कम धारा प्रवाहित कब होगी, जब यहाँ से इस बैटरी को कोई हम तार से यहाँ पास शॉर्ट कर देते हैं। तो इस जो इतना एक परिपथ दिख रहा, तो इस परिपथ का जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब प्रतिरोध कम हो जाएगा तो वहाँ पास धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो यहाँ परिपथ में जब प्रतिरोध का मान क्या है, कम है, तो धारा क्या होगी, ज़्यादा प्रवाहित होगी। अर्थात इसको हमने क्या किया, शॉर्ट कर दिया। तो शॉर्ट सर्किट की तरह यह जब कार्य करेगा तो उस दौरान इसका जो प्रतिरोध होगा वह शून्य होगा और उस दौरान धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। तो धारा ज़्यादा प्रवाहित कब हुई, जब यह शॉर्ट सर्किट हो गया। तो यहाँ पास जो इंडक्टर होगा तो उसका प्रतिरोध क्या है, शून्य है। तो इंडक्टर का प्रतिरोध शून्य हुआ कैसे, क्योंकि यह एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा डीसी सप्लाई में। तो इसीलिए इसका यहाँ पास एक्सएल बराबर क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका प्रतिरोध जीरो होगा, यानी इस जो डायोड इसको इंडक्टर को है तो डीसी सप्लाई देंगे तो इसका जो प्रतिरोध होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा, वह जीरो होगा। तो यह एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा और धारा को प्रवाहित करेगा। तो हमको निष्कर्ष क्या निकला कि यहाँ पास ये इंडक्टर होता है तो इंडक्टर डीसी सप्लाई में धारा के प्रवाह को प्रवाहित करता है, धारा जो प्रवाहित फ्लो होती है उसको अलाउ करता है। तो यहाँ ये धारा प्रवाहित करता है, धारा प्रवाहित करता है, कौन, इंडक्टर, किसमें, डीसी सप्लाई में। ठीक है, अब देखते हैं हम कि यह एसी सप्लाई में कैसे कार्य करेगा। इसमें एक शब्द और लिख दें कि यह शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करता है, धारा को प्रभावित करता है। अब देखते हैं कि यह एसी सप्लाई में कैसे कार्य करेगा। तो एसी सप्लाई में इंडक्टर कैसे कार्य करेगा उसको समझते हैं। तो यह एसी सप्लाई में होगा, तो एसी सप्लाई में, तो एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी का मान कितना होता है, क्या जीरो होता है, नहीं, एसी सप्लाई में फ्रीक्वेंसी का मान कोई जीरो नहीं होता है। तो यहाँ जो आवृत्ति होगी तो आवृत्ति का मान जीरो नहीं होगा, बल्कि आवृत्ति का मान जीरो से अधिक होगा। ये अधिक का चिन्ह है, मतलब जिधर साइड मुंह फाड़ के चलता है उधर अधिक को दर्शाता है, यानी बड़ा को दर्शाता है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान अधिक होगा। जो हमारे घरों में भी सप्लाई आती है उसकी फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती है, बल्कि जीरो से अधिक 50 हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पास 50 हर्ट्ज होगी, यानी जीरो से अधिक होगी। तो फिर देखेंगे कि एसी सप्लाई में क्या करेगा यह इंडक्टर। तो एसी सप्लाई में इस इंडक्टर का भी फार्मूला वही लगेगा, 2πfL लगेगा। तो फिर यहाँ f के जगह हम फ्रीक्वेंसी के मान को ज़्यादा करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर यहाँ पास XL का मान जो होगा, XL का मान मतलब प्रेरकी प्रतिघात का मान जो होगा वो बढ़ेगा। तो जिस परिपथ में प्रेरकी प्रतिघात का मान बढ़ेगा वहाँ पास क्या धारा प्रवाहित होगी, नहीं, वहाँ धारा प्रवाहित होगी, परंतु जिस स्वतंत्र रूप से डीसी प्रवाहित हो रही थी उस तरह नहीं होगी। मतलब धारा के प्रवाह को यह रुकावट उत्पन्न करेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही तो धारा का प्रवाह कम होगा। यह इंडक्टर एसी परिपथ में कुछ इस प्रकार से व्यवहार करता है। तो एसी होती है, एसी का मान जीरो से ज़्यादा होता है, तो एसी का मान जीरो से ज़्यादा होगा तो एक्सएल का मान बढ़ेगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान बढ़ेगा और धारा वहाँ पास कम प्रवाहित होगी। तो यहाँ धारा प्रवाह को रोकता है। क्या लिखेंगे यहाँ पास हम रिजल्ट में, यहाँ धारा प्रवाह को रोकता है, धारा
प्रवाह को रोकता है। ये धारा प्रवाह को क्या करेगा, रोकेगा। तो धारा प्रवाह को रोकता है। ये हो गई हमारा जो प्रेरकी प्रतिघात है, मतलब श्रेणी प्रेरक है। अब श्रेणी प्रेरक के साथ साथ हम शंट संधारित्र का भी यूज किए थे फिल्टर में। तो शंट संधारित्र को समझते हैं कि वो कैसे करता है यहाँ पास काम एसी और डीसी में। तो यहाँ हम देखेंगे प्रेरकी प्रतिघात हो गया, अब संधारित्र प्रतिघात। तो संधारित्र प्रतिघात मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव जो रिएक्टेंस होता है उसको हम किससे प्रदर्शित करेंगे, यहाँ हम उसको XC से प्रदर्शित करेंगे, और जिसकी यूनिट क्या होगी, जिसकी यूनिट ओम होगी, जिसकी यूनिट ओम होगी। क्योंकि यह भी क्या है, एक धारा को रोकने वाली भी, धारा को रोकने वाली ही डिवाइस है ये भी। तो यहाँ संधारित्र प्रतिघात का क्या यहाँ पास फार्मूला होगा। इसको हम संधारित्र को कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं, इसको आप देखे होंगे कई बार। इसको संधारित्र को कुछ इस प्रकार से हम दर्शाते हैं, जिसको C से दर्शाएंगे। तो यहाँ जो AC की, हम पहले DC की बात कर लेते हैं। तो DC में कैसे कार्य करता है, DC सप्लाई में ये संधारित्र कैसे कार्य करेगा। तो DC सप्लाई में संधारित्र कैसे कार्य करेगा, तो होता क्या है कि जो XC बराबर होता है वह 1/2 पाई FC होगा। इसका XC का मान होगा, संधारित्र प्रतिघात का मान होगा 1/2 पाई FC होगा। तो DC सप्लाई में जो आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो 0 होती है। तो फिर हम यहाँ पास XC का मान के जगह जो F का मान है, तो उस F के मान के जगह हम देखेंगे रख के क्या 0। तो इसके जगह हम 0 रखेंगे तो इसका क्या हमको परिणाम मिलेगा कि XC बराबर क्या हो जाएगा 1/0। जब रखेंगे तो इसको सॉल्व करने पर आएगा हमारा इन्फिनिटी, अनंत आएगा। तो जो XC होता है तो कोई परिपथ में वह कैसे कार्य करता है, जब यदि संधारित्र जोड़ दें वहाँ पास, तो वो संधारित्र एक खुले परिपथ की तरह कार्य करेगा। चूँकि जिस परिपथ में प्रतिरोध जो है तो अनंत होगा, तो वह परिपथ वहाँ पास एक खुला परिपथ की तरह व्यवहार करेगा और वहाँ से किसी प्रकार की धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी, मतलब जो संधारित्र होता है DC सप्लाई में एक खुले परिपथ की तरह कार्य करता है, तो यहाँ से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो एक खुला परिपथ की तरह कार्य करेगा। अब हम देखेंगे कि इसमें जो संधारित्र हमारा है तो AC सप्लाई में कैसे कार्य करता है। तो यहाँ देखेंगे AC सप्लाई में, तो AC सप्लाई में कैसे कार्य करेगा। तो AC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, क्या 0 होती है, नहीं 0 से अधिक होती है। तो AC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी 0 से अधिक होगी। तो फिर इस फार्मूले को हम रखते हैं और फ्रीक्वेंसी के मान को समझते हैं कि यहाँ पास जो XC होगा तो XC बराबर क्या होगा, वही होगा 2 पाई FC। तो C के जगह हम यदि 0 रखते हैं तो वो फिर हमारा अनंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ AC में फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होती है, 0 से अधिक होती है। तो यहाँ फ्रीक्वेंसी का मान 0 से अधिक होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ने पर XC का मान घटेगा। क्यों, क्योंकि यह एक दूसरे के व्युत्क्रम है, अपोजिट है, व्युत्क्रम है। तो इसका मान घटेगा कब, जब हम F के मान को बढ़ाएंगे तो XC का मान घटेगा। जब XC का मान घटेगा मतलब संधारित्र प्रतिघात का मान घटेगा, तो वहाँ पास धारा प्रवाहित होगी। चूँकि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं धारा के संबंध में, तो धारा बराबर क्या होगा, वोल्टेज बाई XC लिख सकते हैं। जब XC का मान यहाँ पास क्या होता है, बढ़ते, XC का मान यहाँ XC का मान घटेगा तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पास धारा प्रवाहित होगी, क्या होगी, इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। मतलब जहाँ संधारित्र हम लगाएंगे और संधारित्र को हम AC सप्लाई देंगे तो वहाँ पास धारा प्रवाहित होगी। चूँकि XC का मान संधारित्र प्रतिघात का मान घटेगा तो वहाँ धारा प्रवाहित होगी। तो यह धारा का प्रवाह करेगा, क्या करेगा, धारा का प्रवाह करेगा। तो इसमें जो AC सप्लाई में हमारा रिजल्ट निकल के आया तो वो क्या करेगा, धारा का प्रवाह करेगा, धारा का प्रवाह करेगा। जबकि ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा, ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा, क्योंकि यह खुला परिपथ की तरह है, धारा का प्रवाह नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ये संबंध आपने यहाँ पास देखा। अब इसको हम लगाते हैं कि
परिपथ को हम बनाते हैं, क्षणित परिपथ को बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि कैसे व्यवहार कर रहा है। ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसको आप नोट कर लिए होंगे साथ साथ। ओके, अब हम देखेंगे यहाँ पास कि कैसे ये परिपथ कार्य करते हैं, उस परिपथ को हम बनाते हैं। तो श्रेणी परिपथ हम बनाएंगे, श्रेणी परिपथ, जो पहला परिपथ होगा श्रेणी परिपथ। तो श्रेणी परिपथ क्षणित्र, सीरीज सर्किट फिल्टर। तो सीरीज सर्किट फिल्टर में क्या करेंगे, हम एक इंडक्टर को लगाएंगे जो एक श्रेणी क्रम में होगा और इस प्रकार से इंडक्टर लगा के इसको हम लोड दे देंगे, लोड दे दिए और यहाँ से हमने क्या इसके इनपुट में दिया, उर्मिका घटक वाली जो हमारी वेव होगी उसको हमने यहाँ पास दे दिया। तो उर्मिका घटक वाली ये वेव को हमने दे दिया यहाँ पास। तो यह क्या करेगा, जो इसके साथ साथ उर्मिका घटक के साथ साथ हमारी डीसी सप्लाई एसी है, तो उस एसी के मान को हमको रोकना है। तो यहाँ पास जो एसी के मान को रोकने का काम करेगा वो चोक या इंडक्टर करेगा। कौन करेगा, इंडक्टर करेगा। तो यहाँ हमने कोई कोर नहीं लगाया, तो फिर यह एयर इंडक्टर हो जाएगा, एयर प्रेरक हो जाएगा। इसके ऊपर हमने ऐसे चिन्ह दर्शा दिया, तो यह एक लौह आयरन कोर का यहाँ पास चिन्ह को संकेत दर्शाएगा। तो ये हो गया आयरन कोर, ये हो गया आयरन कोर। तो आयरन कोर को दर्शाया। तो यहाँ से क्या किया इसने, जो एल है, एल यानी इंडक्टर है, तो यह इंडक्टर एसी के मान को क्या करता है, रोकता है। तो एसी के मान को यह रोकेगा। इंडक्टर जो था यहाँ पास मैंने लिखा था, तो एसी के मान को रोकेगा। तो यहाँ एसी और डीसी दोनों सप्लाई जा रही, डीसी और एसी दोनों जा रही। तो डीसी को यह जाने देगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। शॉर्ट सर्किट एक लघु परिपथ की तरह कार्य करेगा और धारा को जाने देगा किसको, एसी वाली को, सॉरी डीसी वाली को। और एसी के मान को क्या करता है, प्रेरक रोकता है। तो एसी को रोक लेगा, इस प्रकार से हमारा क्षणित्र छान देगा किसको, और लोड में ये प्रवाहित करा देगा और यहाँ से वापस लौट आएगा। तो ये हो गया हमारा श्रेणी परिपथ क्षणित्र सीरीज सर्किट फिल्टर। अब दूसरा हम देखेंगे यहाँ पास कि जो दूसरा होता है शंट। शंट सर्किट फिल्टर। शंट सर्किट फिल्टर क्या होगा, तो यहाँ पास हम संधारित्र लगाते हैं, इसमें शंट में संधारित्र लगाते हैं। तो ये हो गया हमारा कोई परिपथ हो गया और ये हम लोड यहाँ पास लगा दिए और इस लोड के मध्य में हमने लगा दिया एक संधारित्र को। तो ये हो गया संधारित्र। यहाँ से हमने उर्मिका घटक वाली वेव को दिया इसको। तो इसने क्या किया कि यह डीसी के लिए कैसे कार्य करता है, जब इसमें से एसी और डीसी दोनों धारा जाती है, एसी प्लस कैसे डीसी प्लस एसी दोनों धारा जाती है। तो इसमें डीसी के मान को यह क्या करेगा, यहाँ से जाएगी और डीसी के मान को यह एक जाने देता है। लेकिन जो एसी का मान होता है, तो एसी का मान जो संधारित्र होता है तो कैसे कार्य करता है, डीसी को इसने क्या किया, डीसी को इसने एक ओपन सर्किट की तरह कार्य कर दिया, खुला परिपथ की तरह कार्य कर दिया। तो डीसी यहाँ से प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि डीसी के लिए कैसे कार्य किया, इसने एक खुला परिपथ की तरह यहाँ पास कार्य किया। तो डीसी के लिए यहाँ प्रवाहित नहीं किया, डीसी का मान आगे निकल गई, ये आगे खिसक गई। लेकिन एसी के लिए क्या करता है, एसी को यहाँ से प्रवाहित करता है। तो एसी का मान यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ प्रवाहित हो जाएगी, क्योंकि एसी के धारा के मान को प्रवाहित करेगा, एसी के धारा को मान को प्रवाहित करेगा। तो डीसी उधर निकल आई लोड में, जो हमारी शुद्ध एक डीसी चाहते थे, तो डीसी हमको मिल गई और एसी हमारा इधर आ गई। तो ये हो गया हमारा शंट सर्किट परिपथ। अब देखेंगे कि जो हमारा इंडक्टर टाइप होता है, चोक टाइप होता है, वो कैसे कार्य करता है। तीसरे नंबर को होगा एल टाइप फिल्टर। तो एल टाइप फिल्टर में क्या होगा, यहाँ हमने इस प्रकार से सर्किट दे दिया और ये लोड को हमने धारा प्रवाहित करना चाहा। तो यहाँ पास हमने इंडक्टर को लगा दिया, और यहाँ पास हमने कैपेसिटर को लगा दिया। कैपेसिटर मतलब सी, इंडक्टर मतलब एल, और ये लौह कोर वाली। यहाँ से धारा हमारी जो प्रवाहित होगी वो डीसी होगी, साथ में एसी भी होगी। तो यहाँ एसी और डीसी दोनों धारा प्रवाहित होगी। यहाँ से उर्मिका हमारी निकलेगी। तो उर्मिका निकलेगी तो यह
इंडक्टर जो है तो इंडक्टर AC के मान को रोकेगा और DC के मान को प्रवाहित करेगा शॉर्ट सर्किट की तरह। तो इंडक्टर का हमारा ये काम हो गया। अब बची खुची AC जो यहाँ पास जो AC थी वो रुक गई, बहुत ज़्यादा बची खुची AC और आ रही, तो AC को फिर यहाँ पास आएगी AC वाली, और AC के लिए जो परिपथ होता है हमारा संधारित्र, तो संधारित्र क्या करता है, धारा के प्रवाह को प्रवाहित करता है AC के लिए। तो AC बची खुची AC हमारी इधर से निकल आई और इधर से हमारी DC पूरी DC हमारे यहाँ पास चली आई और DC लोड को चली गई। क्योंकि DC के लिए जो हमारा प्रेरक है ये भी एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य किया और DC के लिए यहाँ ओपन सर्किट हो गया था, इधर तो DC आ नहीं सकती, तो DC हमारी पूरा लोड को गई और AC हमारी इधर साइड फिल्टर हो गई। तो इस प्रकार से कार्य करेगा हमारा L टाइप फिल्टर। अब यहाँ चौथा नंबर का देखते हैं पाई टाइप। तो पाई टाइप फिल्टर, पाई टाइप, तो इसको और एक का नाम दे सकते हैं, इसको नाम दे सकते हैं चोक इनपुट, चोक इनपुट फिल्टर। तो इसका एक नाम ये भी है, क्योंकि यहाँ चोक लगाया है ना, चोक लगाया है इनपुट में। तो यहाँ पास पाइप फिल्टर क्या मतलब, तो इसके हम इस प्रकार से इसको बनाते हैं। यदि एक कैपेसिटर यहाँ लगाते हैं, एक कैपेसिटर हमने यहाँ लगा दिया और इसको हम कुछ इस प्रकार से एक इंडक्टर लगा दिया, तो ये हमको कैसे दिख रहा है, एक पाई जैसे दिख रहा है। जैसे आप मैथ में पाई ऐसे बनाते हैं तो उस पाई के आकार का ये दिख रहा है, तो इसीलिए इसको हम पाई फिल्टर बोलेंगे। और यहाँ से इसको हमने लगा दिया लोड को, यहाँ लोड को हमने लगा दिया। ये हो गया हमारा C1 और ये हो गया C2 और ये हो गया L। यहाँ से हमारी दोनों धारा प्रवाहित होगी, एक DC प्लस AC। अब कैसे कार्य करेगा, तो DC के लिए यह एक ओपन सर्किट की तरह कार्य करेगा, यहाँ से खुल जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो DC यहाँ से प्रवाहित नहीं होगी। तो AC हमारी क्या होगी, यहाँ से प्रवाहित होगी, तो यहाँ AC निकल जाएगी, जो इसके साथ साथ इसमें जो मिक्स है AC वो निकल के आगे इधर। फिर भी इसके बावजूद भी AC बची है तो यहाँ से निकलेगी, तो ये इंडक्टर AC को रोकेगा, लेकिन DC के लिए एक शॉर्ट सर्किट की तरह कार्य करेगा। तो यहाँ से DC आराम से निकल जाएगी, लेकिन AC को रोक के रखेगा कि रुको बाबू। फिर भी यहाँ DC आ चुकी है, निकल आई है, थोड़ा बहुत चोरी चुपके से आई हमारी AC यहाँ तक इससे निकल के, तो उस AC के लिए ये जो हमारा संधारित्र है, तो ये संधारित्र क्या करेगा, पूर्ण रूप से यह फिल्टर कर देगा। तो यहाँ से आ जाएगी AC, चूँकि AC के लिए क्या करता है, धारा को प्रवाहित करता है ये संधारित्र, परंतु DC के लिए यह एक ओपन सर्किट का कार्य करेगा और धारा को प्रवाहित नहीं करेगा। तो यहाँ से निकलने वाली टोटल DC होगी और यहाँ से बची कुची पूर्ण रूप से AC हमारी फिल्टर हो जाएगी और DC हमारी कहाँ मिल जाएगी, लोड मिल जाएगी। तो इस प्रकार से ये फिल्टर क्या करते हैं, एक दूसरे को छान देते हैं, फिल्टर कर देते हैं, छनित्र का काम करते हैं। अब देखते हैं यहाँ एक नया चीज़ की, जो एक आप ब्लीडर रजिस्टर, तो ब्लीडर रजिस्टर का आप नाम सुने होंगे या ना सुने होंगे, फिर भी आपको मैं बताता हूँ कि ब्लीडर रजिस्टर का क्या मतलब हुआ। तो ब्लीडर रजिस्टर यहाँ करता क्या है, जो हमने कैपेसिटर लगा दिया, कोई भी फिल्टर हो गया, तो कोई भी फिल्टर हो गया तो उस फिल्टर में हमने कैपेसिटर लगा दिया, तो उस कैपेसिटर में क्या होते हैं, चार्ज आवेश जो है तो स्टोर हो जाते हैं। तो उस आवेश जो स्टोर हुए हैं तो वो हमारे लिए ख़तरनाक भी हो सकते हैं, हमको शॉक भी दे सकते हैं, तो उससे हमको सुरक्षा प्रदान करनी होगी, उससे हमको बचना होगा। एक चीज़ आपको बताएं कि यहाँ पास जो हमने एक श्रेणी परिपथ फिल्टर बताया और एक हमने शंट परिपथ फिल्टर बताया। तो श्रेणी वाले के यूज हम करेंगे हाई धारा के लिए और शंट वाले परिपथ का हम यूज करेंगे निम्न लोड की धारा के लिए। श्रेणी के लिए हम हाई धारा के लिए और जो शंट होता है उसको निम्न धारा के लिए, लोड धारा के लिए हम वहाँ यूज़ करते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे थे एक ब्लीडर रजिस्टर। तो ब्लीडर रजिस्टर का क्या मतलब हुआ यहाँ पास, तो यहाँ हम देखें कि जो संधारित्र हमने लगाया है तो इस संधारित्र में सप्लाई देते हैं तो क्या धन चार्ज होते हैं और ऋण चार्ज होते हैं। यहाँ भी धन चार्ज होंगे, धन चार्ज, और यहाँ भी ऋण आवेश चार्ज होंगे। तो यहाँ जो चार्ज होते हैं, यदि कोई बंदा यहाँ पास कुछ कार्य कर रहा है
तो अचानक क्या होता है, अचानक या जानबूझ के जैसे भी इसको करता है यहाँ पास टच, लोड के स्थान पे यहाँ पास ये इसने क्या किया, टच किया, तो इसको काफ़ी शॉक लगेगा। ये सोचेगा कि बैटरी वगैरह यहाँ से कोई कनेक्ट है नहीं, तो हमको कैसे शॉक लगेगा, यहाँ मैं कुछ काम कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पास चार्ज स्टोर होते हैं और वो चार्ज यहाँ से फ्लो होके जाते हैं, उस बंदे के बॉडी से टच हो जाता है, तो उसको लगेगा काफ़ी स्पीड में शॉक, झटका लगेगा, विद्युत झटका लगेगा और उससे इसकी डेथ भी हो सकती है। हाई पावर के यहाँ पास से निकलते हैं जो चार्ज होते हैं, आवेश होते हैं, तो इससे हमको सुरक्षा प्रदान करना होता है। तो इसके लिए हम इसके आउटपुट में क्या लगाते हैं, एक प्रतिरोध को लगाते हैं, एक रजिस्टर को लगाते हैं। तो यहाँ इसके आउटपुट में हम उच्च मान के हम प्रतिरोध को लगा देते हैं। ये कैसा होता है, एक उच्च मान का प्रतिरोध होता है। तो उच्च मान के हम प्रतिरोध को यहाँ लगा देते हैं। ये उच्च मान का प्रतिरोध होता है, उच्च मान का प्रतिरोध होता है। तो इसको हम यहाँ पास लगा देते हैं। अब यह व्यक्ति कोई यहाँ पास टच भी करेगा तो ये प्रतिरोध क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लेगा और वहाँ पास उसको शॉक लगने से बच जाएगा। तो यहाँ ये प्रतिरोध लगाने से हमारे कुछ और फ़ायदे हैं, जैसे कि यहाँ हम इस प्रतिरोध को टिपिंग निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, टिपिंग निकाल सकते हैं और अलग अलग वोल्टेज को हम यहाँ पास इससे ले सकते हैं, अलग अलग वोल्टेज ले सकते हैं। इसका मतलब हमको चाहिए कि 12 वोल्ट 24 वोल्ट जैसे भी वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पास हमको कोई लोड को देना है सप्लाई, तो इस लोड को हम सप्लाई देने के लिए यहाँ से जोड़ लिए और अलग अलग प्रकार से हमने यहाँ पास इसको सप्लाई दे सकते हैं टिपिंग निकाल कर। तो ये हमारे इसके फ़ायदे हो जाते हैं कि यह प्रतिरोध लगाने से हमको अलग अलग प्रकार की हम वोल्टेज को यहाँ पास प्राप्त कर सकते हैं टिपिंग निकाल कर। तो ये हमारा फ़ायदा हो जाता है। इसके अलावा और क्या फ़ायदा होगा, इसके अलावा फ़ायदा ये होता है कि इसका जो वोल्टेज रेगुलेशन है, वोल्टेज रेगुलेशन भी सुधर जाता है। क्या होता है, वोल्टेज रेगुलेशन सुधरता है। तो इसके अलावा वोल्टेज रेगुलेशन यहाँ पास सुधर जाता है, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन को भी सुधार देता है। तो यह इसका फ़ायदा होता है। तीसरा प्रकार ये होगा कि यह सुरक्षा से प्रदान करता है। कोई व्यक्ति यहाँ कार्य कर रहा है तो उससे विद्युत सुरक्षा से, विद्युत शॉक लगने से सुरक्षा प्रदान करेगा। तो ये ब्लीडिंग रजिस्टर होते हैं और ब्लीडिंग रजिस्टर के ये फ़ायदे होते हैं लगाने के। तो इसको बोलते हैं ब्लीडिंग रजिस्टर। आपसे कोई पूछे तो आप बता देंगे कि यह फिल्टर के समांतर क्रम में लगाते हैं ब्लीडिंग रजिस्टर, जो इसके निम्न फायदे हैं। अब हम बात करेंगे किसका, यहाँ पास जेनर डायोड की बात करेंगे। किसका, जेनर डायोड। तो जेनर डायोड में इतना खास क्या होता है, जेनर डायोड में इतने खास क्या हैं उसको समझते हैं कि जेनर डायोड हम कहाँ यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कितने वोल्टेज, कैसे डोपिंग होती है, पूरी चीज़ समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे यहाँ पास जेनर डायोड। चलिए समझते हैं जेनर डायोड को। वीडियो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ओके, वीडियो क्लियर दिख रहा है। जेनर डायोड। तो जेनर डायोड यहाँ पास क्या होते हैं, यह जेनर डायोड है जो, तो यह जेनर डायोड जैसे एक नॉर्मली डायोड हमने अभी तक पढ़ा, तो इसकी बनाने की प्रोसेस जो होगी तो उन डायोड की अपेक्षाकृत अलग होती है। इसके हम सिंबल की बात करें कि ये सिंबल में दिखेगा कैसे, जो कि सिंबल में ये कैसे दिखेगा यह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सीधे ही एग्ज़ाम में इसका चिन्ह दे के आपसे पूछ लेगा कि यह कौन सा डायोड है, किस प्रकार से यह डायोड होगा। तो यहाँ पर से क्या होगा, आपका एनोड होगा और ये होगा आपका कैथोड होगा। यहाँ इसका आकार जो है तो हम अभी कैसे बनाए हैं, इसको एक लाइन बनाए हैं, इसको हम कुछ इस प्रकार से बना दें कि इसको हम ऐसे बना दें और एक ऐसे बना दें।
तो ये वाली लाइन जो हमने खींचा तो इसकी आकृति को हम कुछ ऐसे बना दें और कुछ ऐसे बना दें, तो यह आपको ABCD के जो जेड अक्षर होता है उस जेड अक्षर के आकार में आपको दिखाई देगा। तो ये जेड अक्षर के आकार में दिखाई देता है यहाँ पास, इसीलिए इसको हम जेनर डायोड बोलते हैं। और आप इसको आसानी से पहचान जाएंगे कि ये जेनर ही डायोड है। तो जेनर डायोड का सिंबल कुछ इस प्रकार से होता है। अब जो जेनर डायोड में हो तो इसमें भी होता है, एक हेड होता है, यहाँ पास हेड होगा एरो हेड, और इधर साइड होगा आपका छड़ यानी बार। तो इसमें भी एक पीएन जंक्शन होते हैं, पीएन जंक्शन से ही बनाते हैं इसको भी। तो इस प्रकार से इसमें भी होती हैं पीएन जंक्शन। और इसके पीएन जंक्शन में क्या होते हैं, बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, जिसमें एक पी होता है और एक एन होता है। तो बहुसंख्यक आवेश वाहक इसके भी सेमी कंडक्टर में होते हैं। तो यहाँ पास जो जेनर डायोड होता है तो इसमें जो डोपिंग करते हैं हम, तो डोपिंग जो करते हैं तो वो कैसे करते हैं, इसमें प्रॉपरली डोपिंग करते हैं। कैसे करते हैं, प्रॉपरली डोपिंग करते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो प्रॉपरली डोपिंग क्रिस्टल डायोड। और इसमें क्या होता है, having sharp breakdown वोल्टेज। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, तो इस डायोड में जो हम डोपिंग करते हैं, डोपिंग क्या है, हमने शुद्धि लिया था और उस शुद्धि में अशुद्धि को जो मिलाया था, डुबोया था, उस डुबोने की प्रक्रिया को मैंने डोपिंग बोला था। तो इसमें जो डोपिंग हम कराते हैं तो वह शुद्धि के साथ जो अशुद्धि मिलाते हैं, इम्प्योरिटी मिलाते हैं, उस इम्प्योरिटी की क्वांटिटी यानी मात्रा अन्य डायोड यानी जो सामान्य डायोड है उन डायोड की अपेक्षाकृत इसमें ज़्यादा होती है। क्या ज़्यादा होती है, अशुद्धियाँ ज़्यादा होती हैं। तो फिर इसमें हमने अशुद्धियाँ जो मिलाया प्रॉपरली डोपिंग करा के, प्रॉपरली डोपिंग मतलब उचित डोपिंग कराया हमने। इसको कैसे डोपिंग कराया, प्रॉपरली मतलब उचित डोपिंग यानी जो हमने उसमें मिलाया क्या, इम्प्योरिटी, अशुद्धियाँ। तो यह एक प्रॉपरली डोपिंग क्रिस्टल डायोड है। तो इसमें जब डोपिंग की मात्रा हम ज़्यादा मिला देंगे तो इसमें डोपिंग की ज़्यादा मात्रा मिलाने से उसकी जो चालकता है तो वो काफ़ी बढ़ जाएगी। तो चालकता यहाँ पास बढ़ जाती है, वो ठीक है। इसमें हमने जो हैवी यहाँ पर हैविंग जो इसकी एक होती है फिर डिप्लेशन लेयर। तो डोपिंग ज़्यादा हम करते हैं, यदि अशुद्धि की मात्रा हम ज़्यादा मिला देते हैं तो यहाँ पास जो डिप्लेशन लेयर है तो कुछ मोटी रहती होगी, तो वह मोटाई घट जाती है। वह मोटाई क्या होती है, डोपिंग ज़्यादा करने से, डोपिंग की मात्रा ज़्यादा मिलाने से इसकी मोटाई क्या होती है, घट जाती है, इसकी थिकनेस घट जाती है। तो यहाँ पास मोटाई इसकी घट जाएगी। तो जब इसकी मोटाई घट जाएगी, किसकी मोटाई घट जाएगी, तो यहाँ पास जो डिप्लेशन लेयर है, डिप्लेशन लेयर मतलब अवक्षय परत है, तो इस अवक्षय परत की मोटाई घट जाती है। कैसे, इसमें हम जब डोपिंग करते हैं तो हम डोपिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इसको हम डोपिंग करने से हमारा फ़ायदा क्या होगा कि यदि इसकी जो मोटाई को हम नहीं घटाएंगे तो इसकी मोटाई जब इसको हम फॉरवर्ड वाइस में क्या करते हैं, घटाते हैं, इसको हमेशा ही रिवर्स वाइस में लगाया जाता है। कैसे लगाया जाता है, पश्चिम अभिनति अर्थात रिवर्स वाइस में इसको लगाया जाता है। तो यह फॉरवर्ड वाइस में नहीं लगाया जाता है बल्कि यह रिवर्स वाइस में लगाया जाता है। जेनर डायोड हमेशा कैसे लगाया जाता है, जेनर डायोड हमेशा लगाया जाता है आपके रिवर्स वाइस में। तो यहाँ से इसको अब हम देते हैं क्या, सप्लाई देते हैं। तो यह पॉजिटिव यानी प्लस है, तो इस प्लस को हम प्लस नहीं देंगे, इस प्लस को हम देंगे माइनस। तो इसीलिए इसको हम कैसे कहेंगे कि यह एक रिवर्स बाइस में होता है। अब इसको रिवर्स बाइस में हम क्यों कहें, क्योंकि जो रिवर्स बाइस होता है तो हम वोल्टेज जब देते हैं, डायोड को जब हम वोल्टेज देते हैं तो यहाँ पास इसको हम क्या बोले कि यह इसकी करंट है। कैसी करंट है, फॉरवर्ड करंट है, और यह इसकी भी क्या है, करंट है। तो ये करंट कैसी है, रिवर्स करंट है जो नेगेटिव होगी।
इधर हमने वोल्टेज दिया तो ये वोल्टेज कैसे है, फॉरवर्ड वोल्टेज है, और इधर साइड हमारी वोल्टेज जो होगी वो एक रिवर्स वोल्टेज होगी। तो ये रिवर्स वोल्टेज है। तो यहाँ वोल्टेज का मान क्या है, 0 है, तो वोल्टेज का मान हमने 0 रख दिया। तो इसमें होता क्या है कि जब हम इसको सप्लाई देते हैं, इस डायोड को हम सप्लाई देंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये कि हमने डोपिंग तो कर दिया ज़्यादा मात्रा में, ठीक है, डोपिंग करने से बहुसंख्यक आवेश वाहक यहाँ पास मौजूद हो गए दोनों में, बहुसंख्यक आवेश वाहक मौजूद हो गए दोनों में, और इसकी डिप्लेशन लेयर भी क्या हो गई, पतली हो गई, क्योंकि हमने हैवीली यहाँ पास डोपिंग किया है, हैवी डोपिंग किया है, ज़्यादा मात्रा में डोपिंग किया है। तो इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन हो गए और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक होल हो गए। इन दोनों के कारण यहाँ पास क्या होगी, धारा फ्लो होगी। लेकिन ये तो हमने अपोजिट में जोड़ा है, जैसे इसको हम सप्लाई देंगे तो इसकी डिप्लेशन लेयर क्या होगी, बढ़ेगी और यहाँ धारा प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन आप जानते हैं कि बहुसंख्यक कितने भी बहुसंख्यक हों, लेकिन उसमें उष्मा हीट एनर्जी के कारण अल्पसंख्यक आवेश वाहक होते हैं, अल्प मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पास इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी मानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में इसमें क्या होते हैं, अल्पसंख्यक यहाँ पास आवेश होते हैं, जो अल्पसंख्यक आवेश के कारण यहाँ से होती है क्या, धारा प्रवाहित होती है। तो इस होल में भी अल्पसंख्यक आवेश होंगे और इस इलेक्ट्रॉन में भी अल्पसंख्यक आवेश होंगे। तो इन अल्पसंख्यक आवेश के कारण हमने क्या किया था, जब इसको वोल्टेज दिया था तो वोल्टेज देने पर इसमें धारा का जो मान है तो थोड़ा सा क्या हुई थी, बढ़ी थी। यहाँ पास हमने वोल्टेज दिया था, रिवर्स वाइज में वोल्टेज दिया था तो धारा का मान क्या हुआ था, यहाँ पास बढ़ी थी। तो वोल्टेज देने पर धारा का मान बढ़ी थी। लेकिन इसमें जितने अल्पसंख्यक आवेश वाहक थे उसमें से जितनी इसके पास क्षमता थी, तो वोल्टेज देने पर वो अपनी अपनी क्षमता का यूज कर लिए। मतलब जैसे 50 होल हो गए और 50 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो हमने यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज जब इसको दिया तो 50 होल और 50 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कनेक्ट हो गए, मतलब ये पुनर्मिलन कर लिए। अब 50 से ज़्यादा है नहीं, तो अब हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो धारा कहाँ से प्रवाहित होगी, जब इसमें आवेश वाहक है ही नहीं। तो इसमें आवेश वाहक जितने थे उतने तो हम इतना वोल्टेज जब बढ़ाया तो प्रवाहित हो गए। लेकिन अब वोल्टेज हमारे बढ़ाने से क्या फ़ायदा, अब तो धारा ही नहीं प्रवाहित होगी। तो वोल्टेज जब हम बढ़ाएंगे तो यहाँ पास जो हम यहाँ पास रिवर्स वाइज में वोल्टेज बढ़ाते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि धारा की ओर प्रवाहित नहीं हो रहे हैं। तो ये धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन हमने वोल्टेज बढ़ाया तो वोल्टेज यहाँ पास बढ़ गई। एक कंडीशन इसकी ऐसी आई कि वोल्टेज हमने ज़्यादा बढ़ा दिया तो इसकी जो डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो गई, टूट गई, और वहाँ से बहुत तीव्र गति से धारा प्रवाहित हुई। तो ये बहुत तीव्र गति से धारा प्रवाहित हुई और इसकी डिप्लेशन लेयर जहाँ टूट गई थी उसको हमने बोला था ब्रेकडाउन वोल्टेज, उसको हमने ब्रेकडाउन वोल्टेज बोला था। तो ब्रेकडाउन वोल्टेज हमारा बताने का तात्पर्य यहाँ यह था कि ब्रेकडाउन जो वोल्टेज होती है वो कैसे होती है, यहाँ रिवर्स वाइज में होती है। तो रिवर्स वाइज में ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है और जेनर डायोड को हम रिवर्स वाइज में ही लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, रिवर्स वाइज में लगाते हैं। रिवर्स वाइज में लगाएंगे तभी जेनर डायोड की तरह कार्य करेगा। अर्थात इसको जिस वोल्टेज के लिए हम फिक्स वोल्टेज के लिए इसको लगाएंगे तभी यह फिक्स वोल्टेज हमको अवेलेबल कराएगा। अदरवाइज इसको हम रिवर्स वाइज में ना लगा के फॉरवर्ड वाइज में लगाते हैं तो फिर यह एक सामान्य डायोड की तरह कार्य करेगा, जो कि हमको फिक्स्ड वोल्टेज देगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसको हम फॉरवर्ड वाइज में लगा देंगे तो होगा कुछ नहीं, बस यही होगा कि यह एक फिर सामान्य डायोड की तरह कार्य करेगा। वहाँ पास हम उम्मीद करें कि जेनर डायोड जैसे कार्य करके हमको फिक्स वोल्टेज दे दे, तो वो फिर देने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो हमने रिवर्स में वोल्टेज दिया और रिवर्स में वोल्टेज दे के इसको हमने ऑपरेट किया, तो इसी के कारण रिवर्स वोल्टेज में ही होता है ब्रेकडाउन। इसी के कारण इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। जेनर डायोड को क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज भी बोलते हैं। अब इसमें हमने धारा का यहाँ से तो प्रवाह कर दिया, तो अल्प मात्रा में यहाँ जो आवेश थे उस आवेश के कारण यहाँ धारा प्रवाहित हुई, लेकिन वो कौन सी धारा थी, वह लीकेज धारा थी। तो वह लीकेज धारा यहाँ अल्प मात्रा में आवेश वाहक के कारण प्रवाहित हो गई।
अब इसमें होता ये है कि इसमें ब्रेक डाउन वोल्टेज किसको बोलेंगे हम, तो ब्रेक डाउन वोल्टेज यानी जेनर डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज किसको बोलेंगे। तो इसमें फॉरवर्ड वाइस में, क्या फॉरवर्ड वाइस में बोला मैंने, नहीं, यहाँ फॉरवर्ड वाइस में क्या मैंने लगाया इसको, नहीं, रिवर्स वाइस। तो जेनर डायोड को रिवर्स वाइस में लगाने पर उसकी डिप्लेशन लेयर जिस वोल्टेज पर ब्रेक डाउन हो जाती है वह जेनर डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाती है। यहाँ पास हमने रिवर्स वाइस में इसको वोल्टेज को बढ़ाया, ओके। यहाँ पास क्या होती है, ये ब्रेक डाउन होती है, ये क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, इससे पहले की सिंबल में बताया। तो इस ब्रेक डाउन में हुआ क्या कि जेनर डायोड का जो डिप्लेशन लेयर है तो यहाँ आते आते क्या हो गई, टूट गई। तो उसको हम क्या बोलेंगे, जेनर डायोड की ब्रेक डाउन वोल्टेज बोलेंगे, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि यह जेनर डायोड की जब ब्रेक डाउन वोल्टेज पर आते आते इसकी डिप्लेशन लेयर टूट जाएगी तो फिर यह जले जाएगा, क्या होगा, यह जल जाएगा। और यह कार्य कैसे करेगा, फिर यह कार्य करेगा नहीं। तो यह ऐसा नहीं होता है कि यह कार्य नहीं करता है। इसके हम वोल्टेज बढ़ाने पर जब धारा का मान यहाँ तीव्र गति से प्रवाहित होती है तो उस धारा के मान को रोकने के लिए हम इसके श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध को लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एक श्रेणी क्रम में प्रतिरोध को लगाते हैं जो धारा के मान को सीमित करता है। तो यह डायोड यहाँ ऐसे ही नहीं स्टार्ट हो जाता है, यह जलेगा तब, इसकी जलने की जो क्षमता है तब जलेगा कि जब इसकी मैक्सिमम यहाँ पास होगी धारा। यहाँ धारा क्या होगी, ये मैक्सिमम धारा है। तो मैक्सिमम धारा जो इसकी बनाई गई है एक लिमिटिंग, उस लिमिट को जब धारा पार करेगी तब यह जेनर डायोड जलेगा। लेकिन यहाँ इस मैक्सिमम धारा से ज़्यादा हम धारा को नहीं ले जाते हैं, और इस धारा को नहीं ले जाते इसलिए नहीं ले जाएंगे, मतलब इसको कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पास प्रतिरोध का यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ इस मैक्सिमम धारा के साथ साथ हम मैक्सिमम धारा के बाद हम जब धारा को बढ़ाते हैं तब ये जेनर डायोड जलता है। लेकिन इस जेनर डायोड को ऑपरेट होने का जो समय है, जो ऑपरेट होने की धारा है, तो वो यहाँ पास जल के टूट नहीं जाता। जैसे होता है डायोड की जल के टूट जाएगा ब्रेक डाउन वोल्टेज पर, तो यह एक ब्रेक डाउन वोल्टेज है यहाँ तक। लेकिन जो यहाँ पास होती है कि हमारी जो धारा होगी तो वो धारा यहाँ पास होगी जब मिनिमम, तब यहाँ से यहाँ तक के बीच में जेनर डायोड होता है ऑपरेट स्टार्ट होता है। तो मिनिमम धारा से यहाँ मैक्सिमम धारा के मध्य में यह कार्य करता है, और यहाँ इसके ऑपरेटिंग होने का टाइम होता है। इससे ज़्यादा जब हो जाएगा जेनर करंट, इससे ज़्यादा जेनर करंट हो जाएगी यहाँ मैक्सिमम से ज़्यादा, तब यह जलेगा। अदरवाइज ये फॉरवर्ड में यह रिवर्स में ही कार्य करता है और यह रिवर्स में जलता नहीं है, क्योंकि इसके धारा को कंट्रोल करने के लिए हम प्रतिरोध को लगाते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो यहाँ पास हमने किया क्या था कि ब्रेक डाउन जो इसकी डोपिंग थी वो हैवली थी। हैवली डोपिंग के वजह से इसमें जो इसकी डिप्लेशन लेयर होती है वो वेरी शार्प होती है। शार्प मतलब होता है तीक्ष्ण, शार्प मतलब होता है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब पतली समझ सकते हैं या कमज़ोर समझ सकते हैं। तो यहाँ पास वेरी हैवली डोपिंग की वजह से होता है इसकी डिप्लेशन लेयर शार्प होती है, तीक्ष्ण होती है। तो यह तीक्ष्ण होगी, क्या होगी, यहाँ पास तीक्ष्ण होगी। अब इसको जो जेनर डायोड होता है, तो जेनर डायोड को जो वोल्टेज होती है, यदि कोई हम बैटरी के क्या लगाते हैं, समांतर में लगाते हैं। ये बैटरी का समांतर में हो गया। जेनर डायोड को हमने कैसे लगाया, एक रिवर्स बायस में लगाया, तो ये हो गया रिवर्स बायस में। यहाँ से धनात्मक दिया, यहाँ से ऋणात्मक दिया, है ना। और इसको हमने लगा दिया यहाँ रिवर्स बायस में। यहाँ हमने क्या लगा दिया, कोई लोड को लगा दिया और इसको बैटरी से हमने संयोजित कर दिया, बैटरी से हमने संयोजित कर दिया। तो जेनर जो डायोड होता है तो यह एक बैटरी सोर्स की तरह भी कार्य करता है, बैटरी सोर्स के समतुल्य होता है। मतलब बैटरी सोर्स के यह क्या होगा, समतुल्य होता है। तो जेनर डायोड बैटरी सोर्स के समतुल्य होता है, मतलब जितनी वोल्टेज इसको हम फिक्स कर देंगे उतना ही वोल्टेज यह देगा जैसे बैटरी होती है। तो उसके भांति यह कार्य करता है, इसलिए इसको बैटरी को समतुल्य माना जाता है। अब यह फिक्स वोल्टेज के लिए हम यूज़ करते हैं इसका, किसके लिए, फिक्स वोल्टेज के लिए इसका यूज़ करते हैं। जैसे आपका हो गया स्टेबलाइज़र हो गया और रेगुलेटर हो गया,
इसके अलावा अन्य मीटरों में यूज करते हैं, मीटर जो मीटर होते हैं अन्य मीटरों में यूज करते हैं। और इसका यूज हम कर लेते हैं आपके क्लीपर में कर लेते हैं। और इसका यूज एक स्विच मतलब कुंजी, एक स्विच की भांति इसका यूज करते हैं, एक स्विच की भांति इसका यूज करते हैं। तो यह एक फिक्स्ड वोल्टेज के लिए इसको हम अपनाते हैं, एक फिक्स वोल्टेज के लिए इसका यूज हम करते हैं। तो आप पूछेंगे कि जो जेनर डायोड होता है वह क्या एसी डीसी सप्लाई बस में कार्य करता है? नहीं, यह डीसी सप्लाई एंड एसी सप्लाई दोनों में कार्य करता है। यह किस में कार्य करता है? एसी और डीसी दोनों में कार्य करता है, दोनों में कार्य करता है। एसी और डीसी सप्लाई दोनों में यह कार्य करता है। ये जो होता है आपका जेनर डायोड, तो यह ज़्यादातर बनाया किसका जाता है? सिलिकॉन का बनाया जाता है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का यह ज़्यादातर बनाया जाता है। अब इसमें हम आपको दो चीज़ें और बताते हैं कि यहाँ जो आप यहाँ देख रहे होंगे एक ब्रेक डाउन, तो ब्रेक डाउन ये होता है वोल्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ एक ब्रेक डाउन वोल्टेज बताया था और इससे पहले एक बताया था आपको एवलांची ब्रेक डाउन बताया था। तो एक ब्रेक डाउन वोल्टेज बताया था, ब्रेक डाउन वोल्टेज, और एक एवलांची वोल्टेज बताया था, एक एवलांची वोल्टेज बताया था। तो यह दोनों कैसे होते हैं? देखिए, जेनर डायोड जो होता है तो उसमें जो ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन होता है मतलब वह टूटता है। तो एक ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा मतलब जेनर ब्रेक डाउन वोल्टेज होगा, और एक होगा एवलांची ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो एक एवलांची होता है और एक जेनर होता है। तो जो एवलांची ब्रेक डाउन वोल्टेज होता है ना, तो वह यदि हम कोई डायोड जो है तो 5 वोल्ट से कम वोल्ट के लिए हम उसको डिज़ाइन करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें होगा एक टाइम पर क्या? ब्रेक डाउन होगा। तो कोई भी डायोड हो गया, यदि 5 वोल्ट से ज़्यादा की वोल्ट पर हम बना रहे हैं ब्रेक डाउन डायोड, तो उसमें जो ब्रेक डाउन होगा तो उसको हम जेनर ब्रेक डाउन बोलेंगे। यदि 5 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट का हम कोई डायोड बना रहे हैं, जेनर डायोड, तो उसमें एक ब्रेक डाउन जो होगा तो उसको हम बोलेंगे जेनर ब्रेक डाउन। यदि 5 वोल्ट से कम वोल्ट का हम जेनर डायोड बना रहे हैं तो उसमें भी ब्रेक डाउन होगा। तो उसमें जो ब्रेक डाउन होगा तो उसको हम बोलेंगे एवलांची ब्रेक डाउन। उसको क्या बोलेंगे हम? एवलांची ब्रेक डाउन। आपको ये समझना है कि यदि हम एक डायोड को बनाते हैं, यहाँ पास एक डायोड को बनाते हैं, ये डायोड हमारा कितना है? ये डायोड है हमारा 5 वोल्ट से लेस देन कम है, 5 वोल्ट से कम वोल्टेज के लिए हम इसको बनाए हैं। और एक डायोड हमने बनाया है यहाँ पास 5 वोल्ट से अधिक के लिए, ये 5 वोल्ट से अधिक के लिए हमने बनाया। तो इसमें भी एक कंडीशन आएगी कि कभी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, और इसमें भी एक कंडीशन आएगी कि कभी ये ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो जो 5 वोल्ट से कम वोल्टेज का डायोड है तो इसमें जो ब्रेक डाउन होगा तो वो कौन सा ब्रेक डाउन होगा? जेनर ब्रेक डाउन होगा कि एवलांची ब्रेक डाउन होगा? तो 5 वोल्ट से कम वाले डायोड में जो ब्रेक डाउन होगा वो एवलांची ब्रेक डाउन होगा। हिमस्खलन भंजक, हिंदी में क्या बोलें? हिमस्खलन भंजन एवलांची ब्रेक डाउन। और जो 5 वोल्ट से अधिक का डायोड है उसमें जो ब्रेक डाउन होगा वो जेनर ब्रेक डाउन होगा। कौन सा ब्रेक डाउन होगा? वह जेनर ब्रेक डाउन होगा। सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा बता दिया क्या? इसमें आपको ये याद रखना है, मैं थोड़ा उल्टा बता दिया। यदि 5 वोल्ट से कम के जेनर डायोड में जो ब्रेक डाउन होता है उसको यहाँ पास याद रखना है कि वह जेनर ब्रेक डाउन होगा। क्या होगा? जेनर ब्रेक डाउन होगा। अब एवलांची ब्रेक डाउन 5 वोल्ट से अधिक वोल्टेज वाले, 5 वोल्ट से अधिक वोल्टेज वाले डायोड में होगा, वह एवलांची ब्रेक डाउन होगा। एवलांची ब्रेक डाउन, ये चीज़ थोड़ा हम आगे पीछे बता दिए, तो इससे मैंने गलती किया तो आपको सीखने को मिलेगा कि हम गलती नहीं करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, तो ये बिल्कुल दिमाग में सेट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये ब्रेकडाउन में इतनी सारी चीज़ें हमको, सॉरी जेनर डायोड में इतनी सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं यहाँ पास। तो इसमें अब हम देखेंगे जो दूसरा डायोड होगा वो होगा हमारा अब टनल डायोड। इसमें एक एक चीज़ जितना मैं बोला उतना पूरी चीज़ें मेरे
टेलीग्राम में रखी हुई पीडीएफ में सब नोट है, वहाँ से आप बिल्कुल ले सकते हैं। वहाँ से आपको लिखी हुई पीडीएफ मिल जाएगी। तो यहाँ आपको समझना है और वहाँ रिवाइज करने के लिए वहाँ से आप ले लेंगे। अब दूसरा हम डायोड पढ़ेंगे यहाँ पास, टनल डायोड। तो टनल यानी आप क्या समझते हैं? आप कभी नाली को टनल बोलते हुए सुने हैं? बोलेंगे जी बिल्कुल, नाली को तो हम इंग्लिश सीबीएसई वाले हैं तो फिर हम टनल ही बोलते हैं, तो टनल को ही हम नाली में बोलते हैं। तो यहाँ टनल में होता क्या है, टनल किस लिए आप बनाते हैं? तो टनल में बोलेंगे कि अरे मैं तो पानी बहाने के लिए टनल बनाता हूँ, पानी यहाँ मेरे यहाँ बार बार बहता रहता है, दिन भर बहता रहता है टनल में पानी, तो चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, थोड़ा भी होता है तो पानी टनल में बह जाता है मेरे यहाँ। तो टनल का जो यूज है तो आप पानी को बहाने के लिए ही करते हैं। मतलब पानी के बहाने से तात्पर्य यहाँ पास ये है कि हम यहाँ देखेंगे टनल डायोड। तो टनल डायोड को आप नाली डायोड लिख सकते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता नहीं, लेकिन इसका नाम हर जगह टनल डायोड ही लिखते हैं। तो टनल जो डायोड होता है तो इसमें होता ये है कि जो हम डोपिंग करते हैं, टनल डायोड की सबसे पहले हम यहाँ देखें सिंबल। तो इसका जो सिंबल होगा तो सिंबल भी इसका क्या है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके सिंबल को आपको याद रखना है। तो इसमें हम टी जो बनाते हैं, तो कोई भी चीज़ के लिए हम टी कैसे बनाते हैं, इस आकार का बनाते हैं। यदि इस आकार के टी को हम क्या करते हैं, इसके आकार को हम कुछ इस प्रकार से बना दें कि यहाँ पास इसके आकार को हम ऐसे लगा दिए ऊपर, और इसमें हम कुछ ऐसे लगा दिए, तो ये आपको क्या दिखेगा, टनल टी के आकार का दिख रहा। तो इसको हम सीधा यदि बनाना चाहें तो आप बोलेंगे कि अरे हमको घुमा फिरा के आप क्यों बता रहे हैं, इसको आप सीधा ऐसे बनाइए ना जो टी के आकार का दिखता है। तो यही टी के आकार का दिखता है इसका आकार, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टनल डायोड बोलते हैं। तो ये टनल डायोड होता है। तो इसका सिंबल कैसे रहेगा, टी के आकार का रहेगा। तो यहाँ पास हम इसको टी जैसे यहाँ बना देते हैं, तो ये टनल जैसे दिखता है, टी जैसे दिखता है। तो यहाँ पास इसका सिंबल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसमें भी होगा एनोड और कैथोड होगा, एनोड होगा और कैथोड होगा। इसमें भी पी एन जंक्शन ही होते हैं, पी एन जंक्शन से ही हम इसको भी बनाते हैं। तो यहाँ पास पी एन जंक्शन से इसको भी हम बनाएंगे, पी और एन जंक्शन से। अब इसमें होता क्या है कि इसमें जो डोपिंग हम करते हैं, डोपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो डोपिंग करते हैं, अशुद्धियाँ मिलाते हैं, तो इसमें जो सामान्य डायोड होता है, उन सामान्य डायोड की अपेक्षाकृत इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो 1000 गुना अधिक होती है। कितना, 1000 गुना अधिक होती है। मतलब जो हम एक सामान्य डायोड बनाने के लिए अशुद्धियाँ मिलाए थे तो वो 10 की पावर 8 शुद्ध परमाणु में, कितना, शुद्ध परमाणु में हमने अशुद्धि जो मिलाया था वो 1 परमाणु अशुद्धि मिलाया था। तो यहाँ पास 10 की पावर हम 8 जो लिखे हैं, मतलब इसमें हम 3 शून्य को हटा दें तो 10 की पावर 5 बचेगा। तो 3 शून्य को हमने हटा के कुछ यहाँ इस प्रकार से रख लिया, 1000 हो गया। तो 10 की पावर यहाँ 5 जो होगा, तो शुद्ध परमाणु में हमने इतनी ही अशुद्धियाँ मिलाई, तो मतलब 1000 हमने इससे निकाल लिया। तो फिर जो सामान्य डायोड होगा, उन सामान्य डायोड में हमने इस क्वांटिटी की मिलाया था, इस रेशियो मिलाया था, तो इस रेशियो की अपेक्षाकृत इसमें हमने 1000 गुना क्या कर दिया, अधिक कर दिया। तो सिंपल सी बात ये है कि जो टनल डायोड होता है, इसमें जो डोपिंग होती है तो वो कहीं आपके जेनर डायोड से भी ज़्यादा मात्रा में होती है। तो इसमें जब डोपिंग की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो इसकी डिप्लेशन लेयर बहुत पतली होगी, और इसमें बहुसंख्यक आवेश वाहक भी इसमें बहुत ज़्यादा में होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जब डोपिंग इसकी बहुत ज़्यादा हो जाती है, डोपिंग बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुसंख्यक आवेश वाहक बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। तो इसमें होता ये है कि जैसे आपको यहाँ पास दिखाएं कि ये है क्या, आपका कंडेंसन बैंड। तो ये संयोजी बंध आप देखे होंगे, ये है संयोजी बंध, और इधर साइड ये है आपका चालकता बंध। चालकता बंध, कंडेंसन बैंड को आप कुछ इस प्रकार से लिखे थे, और संयोजी बैंड, तो संयोजी बैंड
संयोजी बैंड को आप बैलेंस बैंड को कुछ इस प्रकार से लिखे थे। बीच में फॉरवर्डेड एनर्जी गैप है। तो इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अल्पसंख्यक मात्रा में होते हैं। और कैसे होते हैं, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर पर होते हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं। मतलब इसमें कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा होते हैं। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि इसमें जो हमने अशुद्धि मिलाई है, तो अशुद्धि मिलाने से इसकी चालकता बहुत ज़्यादा उच्च हो जाती है, बहुत ज़्यादा इसकी चालकता बढ़ जाती है। चालकता जब बढ़ जाती है तो वह क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं तो वह चालकता बैंड में जाके रुकते हैं। कहाँ जाके रुकते हैं, चालकता बैंड में जाके रुकते हैं। चूँकि इसमें अशुद्धि मैंने बहुत ज़्यादा मिला दी, अन्य डायोड के अपेक्षाकृत 1000 गुना। चूँकि जो एक सामान्य डायोड होता है उसमें थोड़ी सी भी अशुद्धि मिला देने से बहुत ज़्यादा उसकी चालकता बढ़ जाती है। ये तो भला अन्य डायोड, सामान्य डायोड की अपेक्षाकृत इसमें 1000 हमने बढ़ा के रख दिया, तो फिर इसकी चालकता बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें इसका टनल नाम क्यों दिया गया, इसको हमको समझना है कि टनल भाई नाम क्यों दिया गया। इतना अच्छा किसी का नाम को आप टनल नाली नाम दे दोगे तो तुम्हारी कार्य प्रवृत्ति ऐसी होगी, तो फिर नाम तो देना ही पड़ेगा। तो इसमें होता ये है कि यहाँ धारा जो होगी तो इसका आरेख जो होता है तो कुछ इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है, इस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। अब इसमें हुआ ये है इसकी वोल्टेज। इधर साइड क्या है, वोल्टेज को दर्शाता है, और इधर क्या दर्शाता है, ये करंट को। तो ये करंट को दर्शाता है, इधर करंट को दर्शाता है। तो ये इसकी मैक्सिमम करंट को दर्शाएगा। ये इसकी क्या है, यहाँ पास मैक्सिमम करंट, इसकी मैक्सिमम करंट है, इसको दर्शा रहा। अब इसमें यहाँ वोल्टेज का मान 0 है। आप जानते हैं कि इसमें चालकता बहुत ज़्यादा है, तो जिसमें चालकता बहुत ज़्यादा होगी तो उसमें वोल्टेज की आवश्यकता बहुत कम होगी, वोल्टेज की आवश्यकता बहुत कम होगी। तो फिर इसको हम जब निम्न वोल्टेज देंगे, इस डायोड को हम निम्न वोल्टेज देंगे तो यह बहुत ज़्यादा मात्रा में इसमें धारा प्रवाहित होगी। क्योंकि इसमें ज़्यादा उच्च डोपिंग होती है, तो ज़्यादा डोपिंग, उच्च डोपिंग होने के कारण इसमें इलेक्ट्रॉन तैरते रहते हैं, एकदम ऊपर बहते रहते हैं। क्या होते हैं, बहते रहते हैं। जैसे नाली में पानी बहते रहता है बहुत आसानी से, उसी प्रकार से इसमें इलेक्ट्रॉन बहते रहते हैं, इसीलिए नाली में बहते रहते हैं। एग्जाम्पल दे के समझने के लिए आपको यहाँ पास टनल नाम दे दिया। तो टनल का तात्पर्य ही हुआ कि पानी बहता रहता है नाली में, तो इसमें इलेक्ट्रॉन एकदम इजली, आसान तरीके से यहाँ बहते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बहते रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे तो फिर इसको हम थोड़ी सी वोल्टेज देंगे तो इसमें धारा बहुत ज़्यादा प्रवाहित होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें हमने क्या किया कि जो इसमें वोल्टेज हम देते हैं, तो वोल्टेज देने पर इसमें होता क्या है कि धारा बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसमें इतनी जो मैक्सिमम धारा प्रवाहित हुई है, तो यह मैक्सिमम धारा इसकी प्रवाहित कितना वोल्टेज देने से हो गई होगी, हमको ये देखना है। तो आप तो बोल रहे हैं कि निम्न वोल्टेज देंगे, निम्न वैल्यू की वोल्टेज देंगे तो ज़्यादा धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो भाई इसको हम बहुत निम्न वोल्टेज की वोल्ट ही दिए हैं, तब जाके इसकी इतनी धारा प्रवाहित हो गई। इसको बहुत ही कम मात्रा में मैं दिया था वोल्टेज, तो कितना दिए थे आप ये तो बताएं। तो यहाँ पास इसमें हम वोल्टेज जो दिए थे, तो यदि हम यहाँ जो डायोड बनाए हैं तो वो डायोड होता है मेरा यहाँ जर्मेनियम का। तो जर्मेनियम का जो डायोड होगा तो उसमें जर्मेनियम के डायोड का जो बैरियर पोटेंशियल होता है, विभव प्राचीर होता है, वो 0.3 होता है। तो बैरियर पोटेंशियल यहाँ 0.3 होगा, किसका, जर्मेनियम का। तो जो यहाँ टनल डायोड हम बनाएंगे वो सिलिकॉन का नहीं बनाते हैं। किसका नहीं बनाते हैं, सिलिकॉन का नहीं बनाते, वह जर्मेनियम के ही बनाते हैं। जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, आर्सेनाइड हो गया, इन सभी तत्वों को बनाते हैं, सिलिकॉन का नहीं बनाते हैं। तो यहाँ जर्मेनियम का ज़्यादातर बनाते हैं, जिसका बैरियर पोटेंशियल होता है 0.3 होता है। तो 0.3 होगा इसका बैरियर पोटेंशियल। तो फिर आप क्या कहेंगे कि इसके बैरियर पोटेंशियल को तोड़ने के लिए हमको 0.3 वोल्ट देंगे तब यह इसमें धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। नहीं, इसमें मैंने बोला कि बहुत कम मात्रा में वोल्ट देने पर भी धारा प्रवाहित होने लगती है। ये 0.3 तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है,
इसकी बिना हम बैरियर पोटेंशियल को तोड़े ही हम यहाँ से धारा को निपटाते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं, प्रवाहित कराते रहते हैं। तो इसमें ये जो मैक्सिमम धारा प्रवाहित हुई है तो इससे भी कम वोल्टेज देने पर ये मैक्सिमम धारा प्रवाहित हुई है। तो फिर कितनी वोल्टेज देने पर धारा इतना प्रवाहित हो गई? तो इसमें 0.03 वोल्ट देने पर इसकी मैक्सिमम वोल्टेज प्रवाहित हो गई। तो इसमें होता ये है कि जब धारा का मान हम क्या करते हैं, थोड़ा वोल्टेज देते हैं तो धारा का मान यहाँ पास बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा वोल्टेज देने पर इसका आप देख रहे हैं कि कितना, बहुत कम वोल्टेज देने पर यहाँ मैक्सिमम धारा हो गई। तो फिर आप बोलेंगे कि अरे और इससे ज़्यादा हमको धारा बढ़ाने के लिए और ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जब और ज़्यादा आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो इसके धारा का यहाँ पास मैक्सिमम हो चुकी है। अब और ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाएंगे तो धारा यहाँ पास घटने लगेगी। तो धारा यहाँ पास घटती यूँ है कि वोल्टेज के मान को जब हम 0.3, ये बहुत कम है, यदि 0.3 वोल्ट इसको हम दे दें तो फिर इसकी वोल्टेज क्या हो जाती है, एक वैली पॉइंट पर आ जाती है। तो फिर आप पूछेंगे कि वैली पॉइंट पर क्यों आ जाती है, क्या होता है वैली पॉइंट? तो यहाँ इसकी वोल्टेज बढ़ाने पर शुरू में धारा का मान बहुत तेज़ी से बढ़ता है और धारा का मान मैक्सिमम हो जाता है। और जब इसको हम 0.3 वोल्ट देते हैं, इससे मैक्सिमम वोल्टेज से ज़्यादा, जब धारा इसकी मैक्सिमम पहुंच चुकी होती है तो उससे ज़्यादा वोल्टेज जब हम देते हैं तो फिर उसकी धारा का मान घटने लगती है। धारा का मान घटने लगती है तो वहाँ धारा का मान घटने लगती है। और घटती कब तक है? जब तक वह वैली पॉइंट तक नहीं पहुंच जाती। तो वैली पॉइंट तक पहुंच जाने के बाद यह धारा का मान, वैली पॉइंट तक धारा का मान घटेगी और फिर वैली पॉइंट से धारा का मान आगे बढ़ेगी। तो आप पूछेंगे वैली पॉइंट होता क्या है? चलिए मैं एक आपको यहाँ पास छोटी सी कहानी दिखाता हूँ, कहानी बताता हूँ कि आप कहीं गांव में गए होंगे या फिर जंगल में गए होंगे। तो आपका ये हो गया क्या, ज़मीन हो गया, यहाँ पास एक होगी पहाड़ी, इस प्रकार से होगी क्या, पहाड़ी, पहाड़ पर आप चढ़े होंगे, पेड़ पौधे पहाड़, ऐसे ऐसे पहाड़ी में कहीं उतार चढ़ाव ऐसे ऐसे मिला होगा। या फिर आपको सड़क में भी ऐसे ऐसे मिलता है उतार चढ़ाव। तो उतार चढ़ाव जब मिलता है तो यहाँ कोई बंदा है, ये कोई क्या है, बंदा है, और अपने दोस्त से बोलता है कि चलो हम दोनों चलते हैं पहाड़ी पर चढ़ते हैं। तो ये दोनों प्लान करते हैं पहाड़ी पर यहाँ चढ़ने के लिए। तो फिर ये बोलता है एक इससे कि अरे यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव है, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत से चढ़ना पड़ेगा। तो बोलेगा अरे यार चलो पीक पर इसके चलते हैं ना। पीक पर जब चढ़ जाएंगे तो इसके फिर जब नीचे आएंगे, यहाँ वैली वाले जगह पर नीचे जब आएंगे तो हमको बहुत मज़ा आएगी उतरने में। तो जो पहाड़ी जो होती है, ये पहाड़ी की जो नीचे वाली उतार होती है जिसको हम घाटी बोलते हैं, घाटी या खाड़ी बोलते हैं, तो इसी को हम इंग्लिश में बोलेंगे वैली। इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे वैली। तो यही होता है वैली पॉइंट। तो वैली पॉइंट जो होती है वो एक निम्न स्तर की होती है, निम्न क्षेत्र की होती है। तो यह निम्न मतलब नीचे वाली जगह होती है इसकी, तो इसको हमने बोला वैली पॉइंट। तो ये है वैली पॉइंट। तो वैली पॉइंट पर इसकी धारा की वैल्यू क्या हो जाती है, यदि इसके वैल्यू पॉइंट पर धारा की वैल्यू निम्न हो जाती है, तो वैल्यू पॉइंट पर धारा की वैल्यू इसमें निम्न हो जाएगी। तो यहाँ पास हमने देखा कि वोल्टेज को जब बढ़ाया तो वोल्टेज के बढ़ाने पर इसमें धारा का मान क्या हुआ, घट गया। तो यहाँ पास वोल्टेज के मान को बढ़ाने पर धारा का मान ये क्या हुआ, घट गया। तो आप याद कीजिए कि जब शुरू में मैं बताया था बेसिक में कि यदि कोई चालक तार है तो कोई चालक तार में यदि आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, चालक तार में प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, चालक तार में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ये चालक तार की प्रॉपर्टी है। मैग्नीन कुछ अपवाद जो हैं तो उनको छोड़ के, और साथ में ही बताया था कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं, अर्धचालक होते हैं, उसमें यदि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी धारा में वृद्धि होती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर उसकी धारा में वृद्धि होती है, प्रतिरोध में कमी होती है। ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में कमी होगी, यह सेमीकंडक्टर का गुण है। तो उसको हम फिर बोले थे ऋणात्मक प्रतिरोध।
उसको हम ऋणात्मक प्रतिरोध बोले थे, नेगेटिव प्रतिरोध बोले थे, रेजिस्टेंस बोले थे। तो यहाँ पास वही चीज़ हो रहा कि जब हमने वोल्टेज के मान को बढ़ाया तो करंट का मान घट गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, तो इसको हम ऋणात्मक प्रतिरोध वाला क्षेत्र बोलेंगे, इसको हम ऋणात्मक प्रतिरोध वाला क्षेत्र बोलेंगे। तो यह कौन सा क्षेत्र है, यह कौन सी एरिया है, नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ऋणात्मक प्रतिरोध वाला यह क्षेत्र है। तो नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला एरिया है, तो यह नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला एरिया है, ऋणात्मक प्रतिरोध वाला क्षेत्र है। तो ये चीज़ यहाँ पास आपको याद रखना है। अब इसमें होता ये है कि जहाँ नेगेटिव धारा बढ़ाने पर यदि वोल्टेज का मान यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ वोल्टेज बढ़ाने पर जिस डायोड का, ऐसे कह सकते हैं, जिस डायोड का वोल्टेज बढ़ाने पर नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया क्या होती है, जिस डायोड वोल्टेज बढ़ाने पर नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया बढ़ती है या नेगेटिव रेजिस्टेंस एरिया होता है, तो वहाँ फिर उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यूज़ करेंगे ऐसे डायोड का, तो दोलित्र में यूज करते हैं। ऑसिलेशन में जहाँ दोलित्र होता है वहाँ इस डायोड का हम यूज़ फिर करते हैं। तो इस डायोड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, दोलित्र में करते हैं। दोलित्र जब पढ़ाएंगे ऑसिलेशन तो वहाँ हम बताएंगे कि ये जेनर डायोड, ये टनल डायोड है, इसका यूज हमने यहाँ पास किया है। तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, दोलित्र में करते हैं, इसका यूज हम दोलित्र में करते हैं। दोलित्र यानी ऑसिलेशन में इसका यूज करते हैं। हाँ, इस डायोड को कैसे जोड़ते हैं, हम हमेशा फॉरवर्ड वाइस में ही जोड़ेंगे। इस डायोड को हमेशा हम फॉरवर्ड वाइस में ही जोड़ते हैं। इस डायोड को हमेशा कैसे जोड़ते हैं, फॉरवर्ड वाइस में जोड़ते हैं। फॉरवर्ड वाइस में इसको हम कनेक्ट करते हैं, संयोजित करते हैं, कनेक्ट करते हैं, संयोजित करते हैं फॉरवर्ड वाइस में, इसको रिवर्स वाइस में हम नहीं करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पास याद रखनी थी और आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी आज। तो आज इतना ही, अभी तक आप बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और काफ़ी मज़ा आया होगा सीखने में। ऐसे ही आप क्लास लेक्चर के लिए इंतज़ार करते होंगे, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इससे हमको भी बहुत खुशी मिलती है कि आपने अभी तक बने रहे और हमारे वीडियो को देखा। इसी प्रकार से नई एनर्जी और नई ऊर्जा के साथ, नए कुछ नया सीखने के उद्देश्य के साथ आप ऐसे ही हमारे क्लास का इंतज़ार करते रहें और आपको नया नया ऐसे ही कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। चलिए, सो थैंक्स, अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आपका स्वागत है।